अगस्त 1984 इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी टीम से बेअंत सिंह पीएम हाउस के बाहर ड्यूटी पर था। तभी उसने देखा कि एक बाज अचानक से आकर पास वाले पेड़ पे बैठ गया। बेअंत सिंह को लगा ये एक कॉस्मिक मैसेज है। उसे ऊपर वाले ने इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए चुन लिया है। इस बात के ठीक 2 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इससे पहले बेअंत सिंह 10 साल से इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी टीम में था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करती थी। फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने जैकेट पहनने से मना कर दिया? इस दिन से काफी पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंदिरा गांधी जी को रिपोर्ट दी थी कि बेअंत सिंह उनके लिए सेफ नहीं है। तो इंदिरा गांधी जी ने खुद ही बेअंत सिंह का ट्रांसफर क्यों कैंसिल करवा दिया था? इंदिरा गांधी पर अटैक के पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और ये प्लानिंग एग्जैक्टली कैसे और कहां पे की गई? और इसके ठीक 5 साल बाद 1989 के इलेक्शन में बेअंत सिंह की वाइफ और फादर को जनता ने लाखों वोटों से क्यों जिता दिया? इन सारे सवालों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। इंदिरा गांधी के रूल में इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप में काफी उथल पुथल चल रहा था और इस लेवल के सोसाइटल अनरेस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा लोगों की हेल्थ पर। हाई पॉवर्टी, लो जीडीपी, गिरता हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इन सब के कारण बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस मानो आग की तरह फैलने लगी थी, जैसे कि मोटापा, थायराइड और यहाँ तक कि हेयर लॉस भी। इनफैक्ट तब से लेकर अब तक ये प्रॉब्लम 4 गुना बढ़ चुकी है। पहले जो जेनेटिक हेयर लॉस हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में 50s की एज में होते थे, आज वो लाइफस्टाइल के कारण 20s की एज में ही दिखने लगे हैं। लेकिन समय जैसे आगे बढ़ा वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है। रिसेंटली एक ब्रांड सामने आया है, ट्राया, जो एक क्लेम करते हैं कि उनका होलिस्टिक और कस्टमाइज्ड प्लान हेयर लॉस को मैनेज करने में इतना इफेक्टिव है कि उनके 93% कस्टमर्स 5 महीनों में ही अच्छे रिजल्ट देखने लगते हैं। और आप ये सिर्फ मेरी बात सुनकर बिलीव मत करो, इनके एविडेंस पर ध्यान दो, बिकॉज ट्राया बिलीव्स इन प्रूविंग देयर क्लेम्स, नॉट जस्ट सेइंग देम। इतनी अच्छी रीग्रोथ का कारण है ट्राया का कस्टमाइजेशन अप्रोच। ये आपके रूट कॉज के हिसाब से आपको एक कस्टमाइज्ड किट देते हैं। अगर आपको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आज ही ट्राया के ऐप पर जाकर उनका फ्री हेयर टेस्ट लो, जिससे वो आपके हेयर लॉस के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप मेरा कोड OL20 यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो अभी जाओ और इसे चेकआउट करो। 1980s की शुरुआत से ही पंजाब की मिलिटेंसी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। पंजाबियों के लिए एक सेपरेट स्टेट यानी खालिस्तान बनाने की डिमांड की जा रही थी और इस मूवमेंट का फेस था भिंडरा आले। पर एक बेनती तुहानू जरूर करदा है, शांति रखियो तो तैयारी भी रखो। ये मूवमेंट शुरू तो सिख राइट्स की डिमांड के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बदल गया, जिसका मकसद था भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना। और इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि पंजाब का एक हिस्सा पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन खालिस्तान के प्लान में उस पंजाब की कोई बात नहीं हो रही थी। पाकिस्तान इन सेपरेटिस्ट को ट्रेनिंग से लेकर वेपन, पैसे, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, हर चीजें देने के लिए तैयार था। इस टाइम पर पंजाब के अंदर जो हिंदूज थे, इनके अगेंस्ट वहां पर बहुत वायलेंस हो रही थी। जो सिख प्रो इंडिया बात करते थे, उन पर भी अटैक बढ़ते जा रहे थे। मिड 1983 तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि भिंडरा आले और उसके मिलिटेंट्स गोल्डन टेंपल में ही रहने लगे और वहां इन्होंने गोला बारूद सब कुछ जमा कर दिया था। सिखों की सबसे पावन जगह पर इनका कब्जा था और इनकी पहुंच टेंपल के सबसे सेक्रेड पार्ट यानी अकाल तख्त तक थी। भिंडरा आले की ये बहुत सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार अकाल तख्त पर कभी अटैक नहीं कर सकती। तो भिंडरा आले गोल्डन टेंपल को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन पंजाब में बढ़ती मिलिटेंसी, लॉलेसनेस और रेडिकलिज्म भारत की यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देके चुकानी पड़ी। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दिखा दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक ही ऑब्जेक्टिव था, गोल्डन टेंपल से इन सारे सेपरेटिस्ट को बाहर निकालना। इस ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी को बुलाया गया और 1 जून 1984 को यह ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मुगल राज ते अंग्रेज़ों के राज के सारे पाप नूं इस राज वाले ने मात पा दिता, जो श्री हरमंदर साहिब ते हमला किया। मेरे वालों सिखां नूं पुरजोर अपील है, इहदा मूँह तोड़मा जवाब देण, केवल कमर कसा न करन, कमर कसा करके तोड़न। यह ऑपरेशन पूरे 8 दिन तक चलता है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की जान जाती है, 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। इस ऑपरेशन में भिंडरा आले भी मारा गया, लेकिन इंडियन आर्मी के 83 जवान भी इसमें शहीद हो गए। यह ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन इसकी वजह से पंजाब में सरकार के खिलाफ और ज्यादा हेट्रेड पैदा हो गई। सिखों की सबसे पावन जगह पर सरकार ने गोलियां चलवा दी थी। सारे सिख सरकार के खिलाफ हो चुके थे।
जो लोग पहले भिंडरावाले को सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे वो भी कहने लगे कि सरकार ने ये बहुत गलत काम किया है और इसीलिए पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी ने और हवा पकड़ ली थी। इस ऑपरेशन के सिर्फ 2 महीने बाद यानी अगस्त 1984 में इंडियन एयरलाइंस के IC-421 को खालिस्तानी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया। ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ी थी, लेकिन हाईजैकर्स इसे लाहौर ले जाते हैं और फिर वहां से दुबई, जहां पर इन्हें इवेंचुअली सरेंडर करना पड़ता है। इस हाईजैकिंग में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन भारत की सरकार के लिए सबसे बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट था, क्योंकि इस हाईजैकिंग को काफी ज्यादा इंटरनेशनल कवरेज भी मिली थी और खालिस्तानी कॉज उस टाइम पर लाइमलाइट में आ चुका था। सरकार को भी समझ आ गया था कि ये छोटे मोटे मिलिटेंट्स नहीं है, ये लोग बड़े मिशन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ऊपर से इनके सिर पे ISI का भी हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने एक और इंसान पर काफी गहरा असर डाला था। ये था इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड बेअंत सिंह। ऐसा कहा जाता है कि बेअंत सिंह शुरुआत से इतना रिलीजियस नहीं था और करीब 9-10 सालों से ये इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी टीम में था। दोनों एक दूसरे को काफी ट्रस्ट करते थे। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के साथ फॉरेन विजिट तक पे जाता था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह बदल गया। एक दिन वो मोती बाग के गुरुद्वारे में प्रेयर कर रहा था, तभी वो अचानक से रोने लगा। ये देखकर उसके अंकल कहर सिंह कहते हैं कि आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें इसका बदला लेना पड़ेगा। ये कहर सिंह हमारी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी पर हुए अटैक का इसे मास्टरमाइंड भी कहते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कहर सिंह बेअंत सिंह के घर पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। कहर सिंह बेअंत सिंह को गुरुद्वारे ले जाता था और इसी के कहने पर बेअंत सिंह ने अमृत भी चखा था। कहर सिंह बेअंत सिंह को घर पर आकर घंटों उसे अकेले में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताता था और उसका बदला लेने के लिए उसे उकसाता था। और इसमें से एक भी बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी डिटेल्स बेअंत सिंह की वाइफ बिमल खालसा ने अपनी टेस्टिमनी में दी है। तो जो बेअंत सिंह था वो धीरे धीरे से रेडिकलाइज होता जा रहा था और सिखों के लिए बाज का कनेक्शन सीधे गुरु गोविंद सिंह जी से है और बाज उनका सिंबल माना जाता है। अगस्त 1984 को जब बेअंत सिंह ने एक बाज को PM हाउस के पास पेड़ पर बैठते देखा तो उसे लगा कि ऊपर वाले से उसे एक संदेश मिला है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए तुम्हें चुन लिया गया है। बेअंत सिंह ने इस मिशन के लिए सतवंत सिंह को भी मना लिया, जो कुछ टाइम पहले ही PM की सिक्योरिटी डिटेल में आया था। इसके बाद सतवंत सिंह भी बेअंत सिंह के घर पर कहर सिंह के साथ मिलने लगा और तीनों ने इस बात की प्लानिंग शुरू कर दी। लगभग इसी टाइम पर रॉ ने भी PMO को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन्होंने बेअंत सिंह को इंदिरा गांधी के लिए डेंजरस बताया था। रॉ की एडवाइस पर SPG ने बेअंत सिंह को ट्रांसफर लेटर भी भेज दिया था, लेकिन ये ट्रांसफर लेटर लेकर बेअंत सिंह सीधे इंदिरा गांधी के पास पहुंच जाता है और वो लेटर देखकर गुस्सा हो जाती है और उसको कैंसिल करवा देती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक गेस्ट भी इंदिरा गांधी से मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि मैडम, इस ऑपरेशन के बाद आपके आसपास किसी सिख का होना खतरे से खाली नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने जवाब में कहा था कि अगर बेअंत सिंह जैसे सिख मेरे आसपास हैं तो मैं एकदम सलामत रहूंगी। RN काउ, जो रॉ के हेड थे और इंदिरा गांधी के काफी क्लोज थे, उन्होंने भी एडवाइस दी थी कि बेअंत सिंह को उनकी सिक्योरिटी डिटेल से हटा देना चाहिए। एक टाइम पर 2 सिख तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ साफ इस बात के लिए मना कर दिया। शायद उनकी सोच रही होगी कि जो इंसान उन्हें इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है वो उनके साथ ऐसा क्यों करेगा। और इंदिरा गांधी शायद ये भी सोचती थी कि किसी सिख का इस टाइम पर ट्रांसफर करना एक गलत मैसेज भेज देगा कि प्राइम मिनिस्टर अब सिखों पर ट्रस्ट नहीं करती हैं। ये सारी बातें सुन के आप ये सोच सकते हो कि शायद इंदिरा गांधी अपनी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, वो कोई प्लानिंग नहीं करती थी और अपने आप को सिक्योर नहीं रखती थी। लेकिन ये बात गलत है। ब्लू स्टार के बाद उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी शुरू कर दी थी। PC अलेक्जेंडर, जो उस टाइम पर उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि ब्लू स्टार के बाद से इंदिरा गांधी अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर बहुत पैरानॉइड हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि राहुल और प्रियंका को किडनैप करने का कोई ना कोई प्लान जरूर चलाया जा रहा होगा। अमृता प्रीतम, जो इंदिरा गांधी से काफी क्लोज थी, उनकी लास्ट बातचीत में इंदिरा गांधी ने उन्हें सिक्योरिटी की बात की थी और कहा था कि मुझे पता है कि यहाँ कुछ वीक स्पॉट्स अवेलेबल हैं। असैसिनेशन के कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी ओडिशा के एक दौरे पर थी और वहां पर उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था, नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। यानी कि उन्हें अंदेशा था कि कुछ बुरा होने वाला है और यही चीज उनके करीबी लोग भी बार बार कहते हैं। 14 अक्टूबर 1984 असैसिनेशन से 15 दिन पहले कहर सिंह बेअंत सिंह को अमृत चखाता है। इसके बाद बेअंत सिंह अपनी वाइफ बिमल खालसा को सीसगंज गुरुद्वारे लेकर जाता है, जहां पर कहर सिंह और उसकी वाइफ पहले से मौजूद थे। बिमल खालसा को भी अमृत चखाया जाता है। इसके बाद 20 अक्टूबर यानी असैसिनेशन से सिर्फ 10 दिन पहले कहर सिंह और बेअंत सिंह अपनी वाइफ्स के साथ अमृतसर जाते हैं, लेकिन गोल्डन टेंपल में सिर्फ कहर सिंह और बेअंत सिंह ही जाते हैं। दोनों अपनी वाइफ्स को वहां नहीं ले जाते और यहाँ पर ये किससे मिलते हैं ये बात किसी को नहीं पता है। बेअंत सिंह ने कहर सिंह को अपने सोने का कड़ा और रिंग भी यहीं पर दे दी थी और उसके बाद बेअंत सिंह ने अपनी वाइफ से साफ साफ कह दिया कि अगर मैं शहीद हो गया
तो बच्चों का ध्यान रख लेना। यानी कि इस टाइम पर बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को मारने का प्लान ऑलरेडी बना लिया था। 21 अक्टूबर को जीबीएस सिद्धू, जो रॉ के ऑफिसर थे, पीएम रेजिडेंस के बाहर से जब निकल रहे थे तो उन्होंने बेअंत सिंह को वहां पर ड्यूटी पर देखा था। 23 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ओडिशा के दौरे पर निकल जाती हैं और 30 अक्टूबर की रात को वो दिल्ली वापस आती हैं और यही उनकी आखिरी रात थी। सोनिया गांधी ने अपनी बुक में लिखा है कि उस रात लगभग 4 बजे जब वो अस्थमा की दवाई लेने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी जी जगी हुई हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी के कमरे में कॉल करके कहती हैं कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं अभी भी जाग रही हूँ। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हो जाती है। इस दिन का पूरा शेड्यूल पहले से ही प्लान्ड था। सुबह 9:30 बजे उन्हें पीटर उस्तिनोव, जो एक एक्टर और फिल्म मेकर थे, उन्हें इंटरव्यू देना था। इसके बाद दिन में उन्हें ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेम्स कैलगन से मीटिंग करनी थी और शाम को ब्रिटेन की प्रिंसेस एन को अपने घर पर डिनर होस्ट करना था। सुबह 7:30 बजे इंदिरा गांधी तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट में टोस्ट, ऑरेंज जूस और एग्स लेती हैं। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी स्कूल के लिए निकलने से पहले उनसे मिलने आते हैं। सुबह के 8 बजते हैं। इंदिरा गांधी के फिजिशियन केपी माथुर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं और दोनों में कुछ बातचीत होती है। 8 बजे ही उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन भी उनसे मिलने आते हैं। इंदिरा गांधी अपने पर्सनल अटेंडेंट नाथूराम से कहती हैं कि किसी हेयर ड्रेसर को बुलवा लो, क्योंकि अपने लुक्स को लेकर वो काफी पर्टिकुलर थी और आज तो इंटरव्यू का दिन था। बाहर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ड्यूटी पर आ चुके थे। बेअंत सिंह की ड्यूटी गेट के बाहर थी और सतवंत सिंह की ड्यूटी गेट के अंदर थी। इसीलिए बेअंत सिंह डायरिया का बहाना करता है और अपनी ड्यूटी गेट के अंदर लगवा लेता है, क्योंकि वहां से वॉशरूम पास में था। उधर इंदिरा गांधी को 9:30 बजे इंटरव्यू देना था, इसीलिए वो मेकअप करवाने चली जाती है। इंदिरा गांधी ने इस इंटरव्यू के लिए नारंगी साड़ी पहनी थी, जिसके जो बॉर्डर थे वो ब्लैक कलर के थे। क्योंकि ये इंटरव्यू उन्हें अपने ऑफिस में ही देना था, जो कि घर के साथ में ही था, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि आज बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं है। उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज तो इंटरव्यू है और पूरा दिन भी घर या ऑफिस में ही रहना है, अपने लोगों के बीच में हूं तो क्या ही सिक्योरिटी की चिंता करनी है। इंदिरा गांधी रहती थी 1 सफदरजंग रोड पर और उसका जो अगला बंगला था वही उनका ऑफिस था, जिसका एड्रेस था 1 अकबर रोड। यानी कि उन्हें अपने घर के गेट से निकलना था और अपने ऑफिस के गेट में एंटर कर जाना था। सुबह 9:10 पर इंदिरा गांधी अपने घर से ऑफिस के लिए निकल पड़ती हैं। उधर उनके ऑफिस में पीटर उस्तुनोव इंटरव्यू के लिए पूरा सेटअप के साथ तैयार थे और इंदिरा गांधी का वेट कर रहे थे। इंदिरा गांधी अपने गार्डन से वॉक करते हुए अपने घर के गेट की तरफ बढ़ रही थी, तभी उन्हें बीच में इनका सर्वेंट मिलता है, जो पीटर उस्तुनोव के लिए एक टी सेट लेकर जा रहा था। इंदिरा गांधी सर्वेंट को टोकती हैं, कहती हैं आज जरा स्पेशल वाला टी सेट लेकर जाओ, इंटरव्यू का दिन है। इंदिरा गांधी के साथ साथ कांस्टेबल नारायण सिंह उनके छाता पकड़कर चल रहे थे। इंदिरा गांधी से 2 कदम पीछे उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन थे और उनके साथ ही इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल भी थे। ठीक 9:10 पर इंदिरा गांधी अपने घर के गेट पे पहुंचती हैं, जहां सामने खड़ा दिखता है बेअंत सिंह और उसको वो हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं, क्योंकि रोज बेअंत सिंह भी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करता था। लेकिन आज बेअंत सिंह ने हाथ जोड़ने की बजाय अपनी .38 कैलिबर की सर्विस पिस्टल निकाली और इंदिरा गांधी की तरफ तान के पहली गोली चला दी। इससे पहले इंदिरा गांधी कुछ बोलती या कुछ समझ पाती, गोली सीधे उनके पेट में लग चुकी थी। इसके बाद बेअंत सिंह 2 बार और फायर करता है, जो इंदिरा गांधी जी की चेस्ट में जाके लग जाती है। 3 गोलियां लगने के बाद इंदिरा गांधी नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद बेअंत सिंह सतवंत सिंह को देखकर चिल्ला के बोलता है, गोली चला, और सतवंत सिंह तुरंत अपनी सब मशीन स्टैंड गन नीचे पड़ी इंदिरा गांधी की तरफ कर देता है और 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग देता है। इसी फायरिंग में इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल को भी गोली लग जाती है। अंदर सो रही सोनिया गांधी गोलियों की आवाज से उठती हैं और गाउन में ही मम्मी मम्मी चिल्लाकर बाहर भागती है। उधर गेट पर सिक्योरिटी दे रहे आईटीबीपी के जवान भी भाग के अंदर आ जाते हैं। इस टाइम तक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों अपने हाथ ऊपर खड़े करके घुटनों पे बैठ जाते हैं, जिसके बाद बेअंत सिंह कहता है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो। आईटीबीपी के जवान बेअंत और सतवंत सिंह को पकड़ के गार्ड रूम में ले जाते हैं। पीएम रेजिडेंस पर इस टाइम पर कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था और कोई एम्बुलेंस बुलाई जाए इसका समय नहीं था, इसलिए सोनिया गांधी और आर.के. धवन इंदिरा गांधी को एम्बेसडर कार में बिठाते हैं और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बने एम्स की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते इंदिरा गांधी का सर सोनिया गांधी की गोद में था और दोनों ही खून में लथपथ हो चुके थे। उधर एम्स में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि यहाँ पे कौन आने वाला है। 9:32 पर सोनिया गांधी इंदिरा गांधी को लेकर एम्स पहुंचती है। एम्स में फटाफट सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं और अगले कुछ घंटों के लिए एम्स के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स इनकी जान बचाने में जुट जाते हैं। गाड़ी में हमने उनको बैठा दिया और मैंने उससे कहा कि जल्दी से ट्रैफिक पुलिस की, ट्रैफिक लाइट की, किसी चीज़ की परवाह मत करो, जल्दी से इंस्टीट्यूट चलो। इधर गार्ड रूम में बेअंत सिंह एक ऑफिसर पर हमला करके उसकी गन छीनने की कोशिश करता है और इस झड़प में बेअंत सिंह को गोली लग जाती है और बेअंत सिंह वहीं ढेर हो जाता है। सतवंत सिंह को भी इस फायरिंग में गोली लगती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इंदिरा गांधी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इंदिरा गांधी का ऑलरेडी काफी ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए 80 बोतल खून उन्हें चढ़ाया जाता है।
बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। राहुल और प्रियंका को भी स्कूल से बुलवा लिया गया था। जब अरुण नेहरू हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं कि राहुल और प्रियंका की सिक्योरिटी में एक भी गार्ड नहीं था और सोनिया गांधी दोनों की लाइफ को लेकर काफी डरी हुई थी। वो अरुण नेहरू से कह रही थी कि इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि मुजीबुर रहमान के साथ जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा कहीं यहाँ पर भी ना हो जाए, यानी कि उनकी पूरी फैमिली को एक साथ कोई मार ना दे। इसके बाद अरुण नेहरू राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर तेजी बच्चन यानी अमिताभ बच्चन की मदर के घर गुलमोहर पार्क में ले जाकर छोड़ देते हैं। उस टाइम पर राजीव गांधी वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे, उन्हें भी एक खबर फोन से पहुंचा दी जाती है। इसके अलावा उस टाइम पर भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह भी फॉरेन विजिट पर थे और उन्हें तुरंत वापस बुला लिया जाता है। धीरे धीरे जिसे भी इंसिडेंट का पता चल रहा था वो एम्स की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। इसी बीच से बीबीसी न्यूज को भी यह पता चल जाता है कि इंदिरा गांधी जी को गोली लग चुकी है। As you may have heard by now, Indira Gandhi, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. The incident only happened within the last few hours. 5 घंटों तक डॉक्टर्स इंदिरा गांधी की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं और दोपहर 2:23 पर एम्स के डॉक्टर इंदिरा गांधी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि बीबीसी इससे थोड़ी देर पहले ये न्यूज ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। इसी टाइम पर एसोसिएटेड प्रेस के ऑफिस में भी एक एनोनिमस कॉल जाता है और कॉलर कहता है, हमने अपना बदला ले लिया है, लॉन्ग लिव सिख रिलीजन। इसके कुछ ही देर बाद एम्स के अंदर कांग्रेस के सपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। कहीं से ये बात पब्लिक तक पहुंच चुकी थी कि इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारी है और इसके बाद देखते ही देखते शाम तक दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। सिखों को रोड में, बसों में, ट्रेन में, कॉलोनीज में ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है। उनके घर जलाए जाते हैं, दुकानों और फैक्ट्रियों पर अटैक किया जाता है। पर हमारे लिए वो 34 साल नहीं है, हमारे लिए ताजा जख्म है अभी भी, हमारे लिए आज ही हुआ, अभी हुआ है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि शाम को 5 बजे के करीब जब भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह की गाड़ी एम्स पहुंचती है तो इस भीड़ ने उन पर भी अटैक कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी एक सिख थे। नारे लग रहे थे कि खून का बदला खून से लेंगे। When ज्ञानी जी came out of the hospital, तो जब नीचे उतरे तो उनकी कार को घेर लिया गया और काफी शाउटिंग हुई। तो देन ज्ञानी जी ओन सिक्योरिटी जो साथ होती है उन्होंने उनको क्लियर करके राष्ट्रपति भवन लाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक आम सिख की हालत उस टाइम पर क्या रही होगी। ऑफिशियल फिगर के हिसाब से सिख जेनोसाइड में 2800 सिख दिल्ली के अंदर मारे गए थे और 3300 से ज्यादा पूरे भारत में मारे गए थे। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि यह नंबर एक्चुअल में 8000 से भी ज्यादा था। 31 अक्टूबर 1984 को शाम को 6 बजे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार अनाउंसमेंट होता है कि देश की प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया है। 3 दिनों तक दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी के लास्ट राइट दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली के अंदर ही सिखों का जो जेनोसाइड चल रहा था उसकी एक भी खबर टीवी या रेडियो पर नहीं चल रही थी। इनफैक्ट राजीव गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी कैबिनेट में ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स को जगह दी गई जो इन दंगों के डायरेक्ट अक्यूज्ड थे। खुद कांग्रेस के लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के एक्स सीएम रह चुके हैं, उन्होंने 2018 में 4 कांग्रेस लीडर्स पर अक्यूज किया था कि ये दंगों में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ये लीडर्स थे अर्जुन दास, जिन पर आरोप था कि इन्होंने ही भीड़ को उकसाया था कि वो ज्ञानी जैल सिंह की गाड़ी पर अटैक करें। इसके अलावा और लीडर्स के नाम थे एचकेएल भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार। ये लीडर्स भी दंगों को भड़काने में मेन अक्यूज्ड हैं। और अजीब सी बात यह है कि एचकेएल भगत को राजीव गांधी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर बना दिया गया था, यानी अक्यूज्ड ही मीडिया को कंट्रोल कर रहा था। एक नानावटी कमीशन भी बनी जिसके सामने भी कई सारे विटनेसेस ने इन लीडर्स के अगेंस्ट गवाही दी थी। 2018 में फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को इसी केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कमलनाथ पर भी आरोप लगा था कि इन्होंने भी इस तरह के दंगों को भड़काया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार इसके बाद कई सालों तक रही तो किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इन्हें तो लोकसभा में इलेक्शन में टिकट दी गई और मिनिस्टर बनाया गया। राजीव गांधी ने भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक रैली में इन दंगों के बारे में कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांप जाती है। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 1989 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इसी साल के इलेक्शन में बेअंत सिंह की वाइफ बिमल खालसा और उनके फादर को पंजाब में लाखों वोटों से लोगों ने जिताया। इनफैक्ट इस साल के लोकसभा इलेक्शन में बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा पंजाब के फरीदकोट सीट पर 70,000 वोटों से जीतकर एमपी बने हैं। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में शायद ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। जनमत यानी डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी।